हेलो बच्चों। आज हम लोग मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 7 का किताब की कहानी ये पाठ पढ़ेंगे। इस कहानी में किताब का निर्माण कैसे, कब, कहाँ हुआ, इसकी सारी डिटेल इसके अंदर इस पाठ में दी गई है कि पहले कागज कैसे बना। अगर जब कागज नहीं था तो कागज के इंस्टेड ऑफ पेपर यानी इंस्टेड ऑफ पेपर क्या यूज़ करते थे, और जब स्याही नहीं थी, इंक नहीं था, पेन नहीं था, तब क्या यूज़ करते थे लिखने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इस किताब की कहानी इस पाठ में है। तो चलो हम ये पाठ पढ़ते हैं। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान्न से कहीं अधिक मीठी लगती है। किताब जो है, किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को, साक्षर मतलब कि साक्षर का अर्थ होता है एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल को रोटी या मिष्टान्न यानी कि एकदम मिठाई जैसी, अधिक मिठाई से भी अधिक मीठी लगती है। क्योंकि अगर जो साक्षर कोई एजुकेटेड व्यक्ति होता है, जिसको किताब पढ़ने की लत है, किताब पढ़ने को अच्छा लगता है, तो उसको जो वो किताब है ना, रोटी से भी मीठी यानी मिठाई से भी मीठी लगती है। सुंदर तस्वीरों वाली कोई मनभाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्द से जल्द चाट जाने का मन करता है। देखिए, कभी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, खाने के लिए बड़ी ही टेस्टी लगती है, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ सारी की सारी चाट देते मतलब पूरी की पूरी खत्म करते हैं। ठीक उसी तरह जो किताब पढ़ने का दीवाना है, जिसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छे लगता है, वो और वो भी सुंदर तस्वीरों वाली होंगी, अट्रैक्टिव किताब होंगी, तो वो जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि मैं ये सारी की सारी किताब फटाफट पढ़ फटाक से पढ़ लूँ, यानी कि फटाक से चाट जाऊँ। इधर चाट जाने का अर्थ है कि पूरी की पूरी किताब जल्द से जल्द पढ़कर खत्म कर दूँ। हालांकि किताब को उस तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज़ को। यहाँ पर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किताब को चाट जाना, इसका मतलब उसको खाना वगैरह ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति को किताब पढ़ने का शौक है, तो अगर वो किताब उसको ऐसी किताब मिल जाती है जिसके अंदर सुंदर चित्र होते हैं, कलरफुल चित्र होते हैं, तो वो अट्रैक्ट होता है उससे, उसके मन को भाता है वो, और इसके लिए वो किताब जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करता है, जल्द से जल्द उसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब उसको जल्द से जल्द चाट जाने को मन करता है। फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने का भी एक भूख प्यास होती है, जो पढ़ लेने पर ही तृप्त हो जाती है। यानी किताब पढ़ने के लिए कोई कोई व्यक्ति को किताब यहाँ पर चाटना इसके लिए बोला है क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए कोई जो व्यक्ति है उसको अच्छी चीज़ पढ़ने की एक भूख प्यास होती है, और जो व्यक्ति पढ़ाई के लिए उसका मन व्याकुल रहता है, यानी उसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी है, तो एक तरह से उसको उस किताब की भूख प्यास लगी होती है। जब तक कि वो कोई किताब अच्छे से पढ़ नहीं लेगा, तब तक उसकी भूख प्यास मिटती नहीं है, तब तक उसका मन जो है वो तृप्त नहीं होता है। तृप्त मतलब उसका मन शांत नहीं होता है, खुशी नहीं मिलती है उसको। ठीक है। उसके बारे बाद में किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनोखी। किताब की दुनिया जो है वो क्या होती है, सबसे अलग होती है। यानी कि वो एक सुंदर और अनूठी होती है, खूबसूरत और अनूठी होती है। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं। किसी की कही कही हुई बुरी बातों को कड़वाहट भूल जाते हैं। किसी की बातें कड़वी होती है, हर्टिंग होती है, उसको हम भूल जाते हैं। अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग उदास होते हैं, कभी हमारा मन बड़ा ही विचलित होता है, उदास होता है, और हम लोग कभी किताब पढ़ते हैं, कोई जो हमको बहुत बहुत सपोज़ जोक्स की किताब हो, या कुछ किसी नेचर की किताब हो, या कोई मोटिवेशन बुक हो, किसी के बारे में पढ़ना है, अगर हम वो किताब पढ़ते हैं ना, तो हम वो किताब में खो जाते हैं। अपने लाइफ के जो भी ज़िंदगी के दुःख दर्द होते हैं ना, उसे हम लोग भूल जाते हैं। और क्या होता है, जो किसी ने अगर हमारा दिल दुखाया होगा, किसी ने हमें कड़वी बात कही होगी, तो उस कड़वी बात को भी हम भूल जाते हैं, और अपने वर्तमान को भूलकर हम रंगीन लोक में खो जाते हैं, यानी हम हमारी सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियां में घूम आते हैं। कल कल करती नदियों और झरझर झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। सात समुंदर पार
आकाश के परिलोकों, पाताल के यक्षलोकों और ग्रह नक्षत्रों तक की सैर भी कर आते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट किताबें हम पढ़ते हैं। हम लोग कभी किताबें नेचर्स की पढ़ते हैं जिसके अंदर नेचर्स की इंफॉर्मेशन है, खूबसूरत नदियाँ होती है, कल कल करती नदियाँ होती है, झरने होते हैं। तो हम जब वो किताबें पढ़ते हैं तो अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम सच में नदियों के पास, झरनों के पास है, कभी तो सात समुंदर पार गए हैं। आकाश के परिलोकों में, यानी आकाश की कहानियाँ अगर हम लोग इस किताबें में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम आकाश के परिलोक में हैं, कभी लगता है कि पाताल के यक्षलोकों में हैं, कभी लगता है कि ग्रह नक्षत्रों की, अगर हम लोग ज्योग्राफी की किताब पढ़ते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम ग्रह और नक्षत्रों पे सैर करने चले गए हैं। किताबों की हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है। किताब जो है हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है। राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है। नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है। संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभव का लाभ हम तक पहुंचाती है। इस तरह किताब थाम कर हम प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये पैराग्राफ में बताया गया है कि किताब हमें क्या-क्या बेनिफिट देती है, किताब पढ़ने से हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। किताब यानी कि हर तरह की किताब होती है जिसके अंदर जनरल नॉलेज होता है, जिसके अंदर साइंस होता है, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, मैथ्स होता है, मतलब हर चीज़ों से भरपूर हर ज्ञान हमको किताबों से मिलता है। तो वो ज्ञान से क्या होता है, वो किताबें पढ़ने से हमें जो हमारे पिछले पहले सालों की दुनिया जो थी, उनके हालचाल भी हमें पता है कि पहले कैसी दुनिया थी। उसके बाद राज्यों के उत्थान-पतन, राज्यों में मतलब स्टेट में, जो स्टेट है, वो हर एक स्टेट में क्या प्रगति हो रही है और क्या नुकसान हो रहा है, ये सब पता चलता है। उत्थान मतलब प्रगति और पतन मतलब नुकसान की खबर मिलती है। फिर ज्ञान विज्ञान से हमें परिचित करा देती है ये किताब। हमको बताती है कि ज्ञान विज्ञान क्या है, उनको नॉलेज देती है ये किताब। संतों, ज्ञानियों, नेताओं के अनुभव का भी लाभ देती है। तो इस तरीके से हमें जो किताब है, ये हमारे हमें प्रगति के पथ पर आगे और आगे बढ़ाते रहती है। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचाने में कई पड़ाव पार करने पड़े। कागज का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि किताब 5000 साल पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी। देखिए, कागज जो है उसका आविष्कार तो 1000 साल पहले हुआ, लेकिन आविष्कार मतलब कि बनना, बन गई, निर्माण होना उसका। वो तो कई 1 साल पहले, 1000 साल पहले ही हुआ था। लेकिन किताब जो होती है जिस पे लिखा जाता है, वो कम से कम 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। अभी आप बोलोगे जब कागज़ ही नहीं था, तो फिर किताब कैसे बनी? तो बिना कागज़ के किताब कैसी लिखी गई थी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तुम कहोगे कागज नहीं था तो किताब कैसी थी? ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा? तब आज की तरह न तो आबादी की इतनी भीड़-भाड़ थी, न इतने सारे कामों के पीछे भाग-दौड़। गाँव के आदमी को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ गाँव में गाँव में ही गाँव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने-जाने के साधन बहुत कम थे। जीवन यापन कठिन था परंतु ज़िंदगी सरल थी। जीवन यापन मतलब जीवन गुज़ारना बड़ा कठिन था, पर ज़िंदगी क्या थी, सरल थी। एक साथ बहुत सी चीज़ों का तरफ ध्यान न होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज़ थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गाँव में पहले लोग रहते थे, तभी आबादी यानी पॉपुलेशन बहुत कम था। पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो लाइफ़स्टाइल होती है वो बहुत ही ईज़ी थी इन लोगों की, और एक सादी-सी लाइफ़स्टाइल होने की वजह से इन लोगों का जो अट्रैक्शन है बहुत सी चीज़ों पे नहीं होता था। एक ही चीज़ों पे उनका ध्यान केंद्रित होता था। इस वजह से उनका ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित होने की वजह से उनकी स्मरण शक्ति मतलब उनकी याददाश्त, हाँ, उनका जो लर्निंग पावर था या फिर ग्रास्पिंग पावर बोल सकते हो आप, स्मरण शक्ति वो बड़ी तेज़ थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। तो उससे क्या हुआ, अपने समय के ऋषियों, जो ऋषि रहते हैं, जो संत हैं, अपने समय के ऋषियों की वाणी से निःश्रुत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। यानी जो अपने समय के ऋषियों, जो महाकवि ऋषि तुलसीदास, कबीरदास, ये जो बड़े-बड़े संत होके गए हैं, जो इनका जो निःश्रुत ज्ञान था, इनका जो ज्ञान था, वो लोग क्या करते थे, कंठस्थ करते थे। कंठस्थ मतलब बाय हार्ट करते थे, ठीक है? कंठस्थ करते थे। इनका जो निःशुल्क ज्ञान था वो लोग बाय हार्ट करते थे, कंठस्थ मतलब बाय।
यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करता था। देखिए पहले जो हमारे पूर्वज है, जो है हमारे एंसेस्टर्स है, वो जो है वो जो भी ज्ञान होता था वो अपने वंशज को क्या कराता था, कंठस्थ कराता था। जो भी ज्ञान कंठस्थ मतलब कि मैंने बताया आपको कि बाय हार्ट कराता था। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह यह परंपरा चली, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन टू जनरेशन यही काम चलता गया। लोग जो है वो एक दूसरे का सुनते गाते हर ज्ञान को रट्ठा लेते थे, रट लेते थे, यानी कि याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही, और इसी तरह जो मौलिक यानी कि ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल ज्ञान है, उसकी यात्रा जारी रही। एक से दूसरे को, तीसरे को, तीसरे से चौथे से, ऐसा ओरली ज्ञान एक दूसरे से दूसरे के पास जाने लगा। जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था, उसे लकड़ी की छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था। अभी देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता था लर्निंग का, कि अगर जो भी ज्ञान है अगर वो लर्न नहीं हो पा रहा, याद नहीं रह पा रहा, तो वो लोग क्या करते थे, उस ज्ञान को किस पे लिखते थे, लकड़ी की छालों पर, या तो फिर भोजपत्र पर। भोजपत्र एक ऐसा पत्ता है, एक ऐसा लीव है, काफी सारा बहुत बड़ा लीव रहता है वो एक प्लांट का, उसके ऊपर वो लोग लिखते थे, उसको भोजपत्र कहा जाता है। यानी भ्रूज नामक पेड़ के पत्ते, इसका जो भोजपत्र मतलब भ्रूज नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को कहा जाता है भोजपत्र। और छाल मतलब तो आपको पता है पेड़ की शाखा का कड़ा छिलका, जो पेड़ पेड़ होता है, ये पेड़ जो है उसका पेड़ की जो शाखा छिलका होता है जाड़ा सा, उसको छाल कहते हैं। कुछ खास चीजों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था, और फिर क्या करते थे, ड्राइंग के लिए चित्र बनाकर भी कुछ चीजें याद की जाती थी, याद रखी जाती थी। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला, यानी कि ऐसा एक चित्र, ऐसा एक पोर्ट्रेट मिला जिससे कि पहले के 6000 साल पुराने लोग कुछ भी ज्ञान होता था उसे चित्र द्वारा लिखते थे, पोर्ट्रेट द्वारा लिखते थे। तो वो कहाँ मिला, मेसोपोटामिया में। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियां बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियां लिख दी जाती थी। इस तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे, यानी कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियां बनाते थे, और उसके ऊपर क्या बनाते थे, धार्मिक और नैतिक सूक्तियां लिख दी जाती थी। और उसके क्या बनाते थे उस, और कभी कभी तो उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लिखते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित कर लिया जाता था। यानी वो जो कच्ची मिट्टी के आधार की पट्टियां बनाते थे उसके ऊपर वो लोग लेखन करते थे, फिर उसको बॉईल करते थे, यानी उसको उबालते थे पानी में, फिर वो सुरक्षित होती। लेकिन क्या होता था, क्योंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य पद में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रही है। श्रुतियाँ और क्या बोला है, स्मृतियाँ, इसका मतलब है कि हमारे जो वेदों, जो धर्मशास्त्र है, जो धार्मिक बातें हैं, जो संत लोग ने कही है, तो वो जो बातें हैं वो हम तक कैसी पहुंची है, इसी की वजह से पहुंची है, मौखिक कथन और श्रवण। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, जो हम लोग याद करते हैं उसको मुंह से बोलना, और श्रवण मतलब सुनना। अगर कोई ज्ञान उनको किसी संत से मिल रहा है, तो संत जो है वो अपने मुंह से कथन करेगा, और जो श्रवण है, जो सुनने वाला है, उसको वो याद कर लेगा, कंठस्थ कर लेगा। इसी तरह से हमें जो ये हमारे श्रुति और स्मृतियों, प्राचीन ज्ञान, ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो हमें इसी तरीके से मिलता आया है संसार में। अब उसके बाद हो गया लिपियाँ। अब अगर लिखने की बात हो गई तो लिपियाँ तो बहुत जरूरी है। लिपि मतलब कि आपका ये लिपियाँ, ठीक है। अब लिपि आएंगी, जैसे कि हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपिया में स्क्रिप्ट, लिपि में स्क्रिप्ट। तो संसार में लिपियों का आविष्कार पहले हुआ, कागज का बाद में, यानी कि कागज का बाद में हुआ, पहले लिखना सीखा, स्क्रिप्ट आई, पहले स्क्रिप्ट आई, उसके बाद कागज का निर्माण हुआ। फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला
का आविष्कार किया। जो फिनलैंड है, उन्होंने मौखिक शब्दों को, जो बोला जा रहा है, उसको एक लिखित अक्षरों में, यानी कि उसका एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनाया, लिपि बनाई, उसका आविष्कार किया। उन्होंने ये कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। ईसा से 1500 साल पहले। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया। तो ये जो यूनानियों जो है, उन्होंने इसे अपनाया। इसमें नए सुधार किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े, पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। यानी कि जब अक्षर मिल गया, यानी कि जब स्क्रिप्टिंग मिल गई कि स्क्रिप्ट कैसा लिखना है, तो वो स्वर मिल गया, स्वर्णमाला मिल गई, जो भी अक्षरमाला मिल गई, वर्णमाला मिल गई, तो वो लिखना है, तो लिखना तो किसके पर लिखते थे वो लोग? पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम शुरू। अब पेपर कैसा बना, अब कागज कैसा बना, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की है कि मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के एक पत्ते लिखने के काम में लाए गए। कि मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे, पौधा मतलब प्लांट, कौन सा प्लांट? पेपिरस का प्लांट, पेपिरस के जो पत्ते होते थे, उसका काम लिखने में किया गया। कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी, फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है जो आज भी लिखने के काम में आने वाला कागज पेपर कहा जाता है। ठीक है। ईस्वी सन 1 में अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। क्या बनाया? एक पुलिंदा बनाया। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक बनी। देखिए, यहाँ पर हमने जो रीड किया कि जो पेपिरस के पत्तों से लिखने वाली एक चीज बनाई गई जिसके ऊपर लिखा जा सकता था, और मे भी फिर उस पट्टी को लकड़ी के डंडी पर क्या कर दिया जाता था? लपेटा, रोल ऑन कर दिया जाता था। इसके ऊपर लकड़ी, स्टिक के ऊपर, और फिर स्टिक पे होता था। फिर उसके बाद ईस्वी सन 1 में अज्ञात एक रोमन व्यक्ति आया, उसने इनको रीलों को एक आकार में काट कर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया, जैसी बुक होती है ना, वैसा बनाया, और इसे जोड़कर क्या किया? संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। ये जो है ना पुलिंदा, दिस इज कॉल्ड पुलिंदा। ये जो लिखा है इसको पुलिंदा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर पुलिंदा। भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्र पर लिखा गया। कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में जाने लगी। अब भारत में क्या क्या हो गया, उसके लिए ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है वो भारत का अच्छा प्राचीन इतिहास है जो, वो वो इतिहास किस पे लिखा गया था? भोजपत्रों पे लिखा गया था। राइटिंग के लिए वो पेन की जगह पे क्या यूज करते थे? मोरपंख की डंडी यूज करते थे। और इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में आने लगी। अब सन 105 में चीनी, अब इतना सब होने के बाद चीनी जो है वो थोड़ी ना पीछे रहते। सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज का तोहफा दिया। उन्होंने कपड़ों के चिथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई। क्या बनाई? लुगदी बनाई, और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया। इसी को बाद में कागज का नाम दिया गया। अब ये मेन कागज बना। आज भी कागज लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है। अभी लुगदी मतलब वो लकड़ी का जो गुद्दा होता है ना, उसको लुगदी बोल सकते हैं। तो उसी से आज भी क्या बनती है? आज भी क्या बनता है? कागज बनता है। तो एक्चुअल में किसने बनाया? ये चीनी लोग ने। चीनी लोग ने क्या किया? चाइना वालों ने चित्रों, कपड़ों के चिथड़े, पेड़ की छाल, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर मतलब उसको लिटरली बॉईल करके वॉटेवर जो भी है, उसको लुगदी बनाई और उसको लेखन कार्य में उपयोग लाया, और उसी से कागज बना। आज भी जो है लकड़ी की लुगदी से ही कागज बनता है। लगभग 6 शताब्दियों तक, शताब्दी मतलब की सेंचुरी, लगभग 6 शताब्दी, 6 सेंचुरी तक यह आविष्कार पूर्व इसी क्षेत्र में छुपा रहा। यानी 6 शताब्दी तक तो ये जो कागज बनाने का तरीका है वो छुपा ही रहा, चाइना वालों ने छुपा के ही रखा। लेकिन एक बार अरब घुमक्कड़ों मतलब कि जो घूमने के लिए आते हैं पहले लोग,
जैसे कि हमारे इंडिया में भी वास्को दी गामा आया था, तो वैसे ही अरब का एक घुमक्कड़ जो है ने कागज बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया। हम्म, तब बाहरी संसार के सामने कागज का आविष्कार का रहस्य खुला। तब तक तो किसी को पता नहीं था कि चीनियों ने क्या बनाया है, कागज का आविष्कार किया है। लेकिन जब एक अरब घुमक्कड़ आया, उसने देखा कि चीनी कारागिर जो है वो कागज बना रहे हैं, उनको पकड़ लिया। तब सबको पता चला कि कागज कैसे बनता है। किताब की जिंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया। किताब की जिंदगी में जोहान जोहान गटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। धातु मतलब मेटल। मेटल का उसने एक टाइपराइटिंग जैसा होता है वैसा उसने आविष्कार किया। जर्मन नागरिक था। जोहान गटन गट गटनबर्ग जोहान गटनबर्ग जो भी है। इस पद्धति से छुपाई हुई छपाई हुई मतलब इसमें क्या हो गया, फिर छपाई होने लगी। छपाई मतलब कि उसको प्रिंट होना लगा। इस पद्धति से छपाई हुई बहुत धीरे हो पाती थी। इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी। गटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लगा था। पर इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ। किताबों की कीमतें एक चौथाई से भी कम हो गई। तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का चाव पैदा हुआ। देखते ही देखते यूरोप के सभी देशों में पुस्तक छापने लगे। यानी जो छपाई का काम था उसमें उसको टाइम लगता था, लेकिन उसका फायदा भी ये हो गया कि हर कोई इंसान कम कीमत में वो किताब खरीद सकता था। और खरीद की किताब ख- कम किताब की कम कीमत में किताब खरीदने की वजह से लोग उसका ज्ञान जो है वो पढ़ने लगे। यानी लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई कि वो भी अभी पढ़ने लिखने लगे हैं किसी किताब में पढ़कर, क्योंकि वो सस्ती हो गई थी ऑब्वियसली। आज तो टाइप कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से ही होने लगा है। ये तो किताब तुम्हारे हाथ में है, ये भी टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार हो गई। यानी कि जो किताब मैं पढ़ रही हूँ, जो किताब आपके हाथ में है, वो भी एक टाइप कंपोजिंग की पद्धति से हो रहा है, मतलब सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती है। आज तो लेटर प्रिंटिंग, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, ग्रेवरी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फोटो कंपोजिंग मशीन कंप्यूटर द्वारा भी चलाने जाने लगी है। कुल मिलाकर पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज के आविष्कार, फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति ला दी। मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था, क्रमबद्ध वर्णमाला बनी, फिर कागज का आविष्कार हुआ, फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, फिर मशीनें का आविष्कार हुआ और पुस्तक की छपाई में का काम अद्भुत क्रांति लाने लगी। आज संसार में हर वर्ष लगभग 10 लाख किताबें छपकर प्रकाशित होती है। सभी सभी तरह की सभी विषयों की। पिछले कुछ दशकों से तो भारत में भी हजारों किताबें कागज पर नहीं, इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपी दिखाई देने लगती है। तो ये पाठ जो इसके लेखक है आशा रानी वोरा, इन्होंने बहुत ही सरलता से सिंपल तरीके से सब एकदम आसानी से इस पाठ में हमें बताया है कि कागज का आविष्कार कैसे हुआ, किताब का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो टेक केयर, बाय बाय।